नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रोज सभी के गोड़ लागतानी। मैं अनामिका अजय मिश्रा। आईवीएफ प्रोसेस को लेकर मैंने पिछला ब्लॉग बनाया था, एग रिट्रीवल के बारे में बताया था। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एग रिट्रीवल के बाद का प्रोसेस, यानी कि एम्ब्रो ट्रांसफर। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका पिकअप हो चुका है और अब आपको एम्ब्रो ट्रांसफर के लिए जाना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। जो भी सवाल है आपके जहन में, उसका जवाब यहाँ मिल जाएगा। फिर भी अगर कोई सवाल रह जाए तो आप कॉमेंट सेक्शन में आइए, अपने सवाल पूछिए, मैं जरूर आपको जवाब दूंगी। एग रिट्रीवल से बहुत डिफर होता है एम्ब्रो ट्रांसफर वाला दिन। एग रिट्रीवल वाले दिन आपको यूरिन पास करके जाना है। ओटी में जाने से पहले भी आपको कहा जाता है कि आप यूरिन पास करें, लेकिन एम्ब्रो ट्रांसफर वाले दिन क्या होता है वो स्टेप बाय स्टेप ध्यान से सुनिए। रात से शुरू करते हैं। पिछली बार एग पिकअप के टाइम पे हमें ये कहा गया था कि आप रात को 10 बजे से कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, लेकिन एम्ब्रो ट्रांसफर के दिन हमें कहा गया था कि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग आइए, लेकिन हल्का नाश्ता करके आइए, यानी कि आपने रात को भी खाया पिया है और आप सुबह भी हल्का नाश्ता करके जा रहे हैं। और जो भी आपके मेडिसिन चल रहे हैं इस दरमियान, जो डॉक्टर ने आपको पिछले डिस्चार्ज में प्रिस्क्राइब किया था, वो आपको लेकर जाना है। सुबह वाला आप अपना मेडिसिन भी ले सकते हैं। तो 8 बजे मुझे बुलाया था। 8 बजे मैं हॉस्पिटल पहुंची। जो सिमिलैरिटीज हैं दोनों दिनों की, वो ये कि आप कोई ऑर्नामेंट्स कैरी नहीं करेंगे, कुछ नहीं पहनेंगे। मंगलसूत्र, बिंदी, माथे पे सिंदूर नहीं होना चाहिए। नेल्स जो हैं वो आपके प्रॉपर कटे होने चाहिए। नेल पेंट नहीं होना चाहिए। लिपस्टिक नहीं लगा सकते आप। कोई क्रीम नहीं यूज कर सकते आप। और बालों में भी कुछ नहीं होना चाहिए, जो कुछ भी आप रबड़ या क्लचर वगैरह लगाते हैं। तो आपको जैसे ही आप जाएंगे, आप वहाँ उनके लिए एक पेशेंट हैं, वहाँ पर आपको ड्रेस चेंज करा दिया जाएगा, ऑब्जर्वेशन रूम में ले जाएंगे, आपका पूरा चेकअप होगा और आपको कहा जाएगा कि खूब पानी पीजिए। कई बार तो ऐसा होता है कि अगर बहुत पेशेंट के बाद आपका नंबर आने वाला है, तो आपको पहले से बताया जाता है कि इतनी देर के बाद से आप पानी पीना चालू कर दीजिए, ताकि आपको यूरिन का जो है प्रेशर वो बना रहे। जो कठिनाई है, मुझे लगता है कि एग रिट्रीवल वाले दिन से ज़्यादा कठिन मेरे लिए ये दिन रहा, कि वो ये कि आपको यूरिन पास नहीं करना है। और ऐसा भी नहीं है कि आपने पानी पिया और आपको यूरिन का प्रेशर आया और आप चल दिए कि वॉशरूम होकर आते। नहीं, आपको वो रोक के रखना है। उस प्रेशर में ही आपका एम्ब्रो ट्रांसफर होगा। हम इसके पीछे का लॉजिक डॉक्टर बता सकते हैं। जितना हम जानते हैं वो ये कि कैथेटर एकदम आराम से और एकदम सीधे घुसे। इसके लिए वो कहते हैं कि पानी पीजिए ताकि ब्लैडर ऊपर आए और एकदम बराबर में गर्भाशय और ब्लैडर हो जाए। इसके लिए ये हमें मालूम है, बाकी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। इसके बाद जब आपको अंदर ले जाया जाता है ऑब्जर्वेशन रूम में, तमाम तरीके के चेकअप्स के बाद जब आपको यूरिन का प्रेशर है, अगर है और आपसे पहले कोई पेशेंट है अंदर जिसका एम्ब्रो ट्रांसफर हो रहा है, आपको जाना ही है वॉशरूम, तो बेहतर ये है कि आप उस वक्त काफी अलग ही सिचुएशन हो जाता है। आपको दर्द भी हो रहा होता है, आप समझ ही नहीं पा रहे क्या कर रहे हैं, बहुत नर्वस हो जाते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए। डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, वो ओटी में है, तो आप अपनी नर्स से बात कीजिए कि मुझे जाना ही है। कई ऐसे पेशेंट थे, मैं नहीं गई थी, मुझे इतना प्रेशर नहीं था, होल्ड करने के लायक था। तो जो जो ऐसे पेशेंट थे जिनको जाना ही था, वो नर्स से पूछकर गए थे, दूसरे यूनिट के डॉक्टर से भी पूछकर वो गए थे, लेकिन उनको फिर रोक दिया जाता है। अगर उनका नंबर है अभी एम्ब्रो ट्रांसफर का, तो उनको नहीं ले जाते ओटी में, उनको रोका जाता है कि नहीं, आप वापस से पानी पीजिए और यूरिन का जो प्रेशर आएगा तभी आपको हम लोग ओटी में लेकर जाएंगे एम्ब्रो ट्रांसफर के लिए। मेरे से पहले ऐसे 2 पेशेंट थे जिन्होंने यूरिन पास कर दिया था और उनको रोक दिया गया, और इसलिए मेरा नंबर थोड़ा जल्दी आ गया एम्ब्रो ट्रांसफर के लिए। अब जब आपको अंदर ले जाया जाता है आज, यानी कि एम्ब्रो ट्रांसफर वाले दिन, ओटी में आपके पास एनेस्थीसिया वाले कोई डॉक्टर नहीं होते, अमूमन पूरी टीम होती है, जैसे कि एक पिकअप के टाइम पर था। आपके जो डॉक्टर हैं उनकी पूरी टीम होगी, जिन्होंने आपके एग फ्रीज करके रखे हुए हैं उनकी पूरी टीम होगी। आपका नाम पूछते हैं, आपको पहले ओटी टेबल पे लेटा दिया जाता है, पैर बंधे होंगे और आपका नाम पूछते हैं, आपके हस्बैंड का नाम पूछते हैं, और उसके बाद एम्ब्रो ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाती है। तो एम्ब्रो ट्रांसफर के वक्त पेन होता है कि नहीं, ये कई लोगों के सवाल है, कई इसलिए भी वीडियो पे आए होंगे कि सुना है कि बेहोश नहीं करते इस टाइम पे, तो बहुत ज्यादा दर्द होता है क्या? बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, पता ही नहीं चलता। अगर आप अल्ट्रासाउंड के आदी हैं तो आपको वो भी नहीं पता चलेगा। एक इंजेक्शन जो लगता है उसके बराबर या उसके आधा भी पेन नहीं होता है। एम्ब्रो ट्रांसफर बहुत ही सहज और सरल प्रक्रिया है।
आपको बस इसमें नर्वस नहीं होना है, आप घबराइए मत। प्रोसेस जो है वो करना ही है, आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, डॉक्टर अपना बेस्ट दे रहे हैं। अगर कहीं पर भी आपको लग रहा है कि किसी ने कहा नहीं हमें तो दर्द हुआ था, किसी की मत सुनिए। मेरे पास रूही है और मैं भी आईवीएफ प्रोसेस से होकर गुजरी हूँ। मुझे तीसरी दफ़ा में कंसीव हुआ था, आईवीएफ में भी मैं आपको बता दूँ कि मुझे तीसरी दफ़ा में कंसीव हुआ था। तो मुझे एक बार भी इन तीनों दफ़ा के एम्ब्रो ट्रांसफ़र में मुझे एक बार भी पेन नहीं हुआ था और तीनों दफ़ा ही मुझे मेरा जो एम्ब्रो ट्रांसफ़र हुआ है वो होश में ही हुआ है। तो इज़ इट पेनफुल और नॉट, जो सवाल है आपके ज़हन में, उसका आंसर यही है कि नहीं, बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। आप बिल्कुल घबराए बिना जाइए। रूही धीरे धीरे मेरा कैमरा खिसका रही है। रूही बेटा इधर खेलिए आप। तो इसके बाद जब एम्ब्रो ट्रांसफ़र हो जाता है तो मेरी डॉक्टर ने मुझे स्क्रीन पर मेरा बेबी दिखाया मुझे कि उस वक्त वो बेबी के फॉर्म में नहीं होता है, वो एम्ब्रो ही होता है। उन्होंने दिखाया एक एक नंगी आंखों से नहीं देख सकते, पता नहीं सिस्टम में कैसे दिखता है, यही साइंस की तरक्की आप कह सकते हैं। जीरे के साइज का एक मतलब डॉट तो नहीं कहेंगे, अगर वो जीरे के साइज का, तो वैसा मुझे दिखाई दिया। मैंने तुरंत उनको पूछा कि आपने तो 2 ट्रांसफ़र किए थे। देन शी सेड कि हाँ, दूसरा भी है। उन्होंने फिर मुझे उसका दूसरा जो एम्ब्रो है जो मेरे भीतर ट्रांसफ़र हुआ था उसे दिखाया। वो जो खुशी होती है ना कि मतलब ऐसा लगता है आहा! अभी उसका अटैच होना बाकी है, लेकिन उस वक़्त लगता है कि हाँ, आईवीएफ ऐसी चीज़ है, आईवीएफ ऐसी चीज़ है जो उम्मीद जगा देती है। और मुझे लगता है कि अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और काफ़ी लंबा टाइम हो गया आईवीएफ के लिए सोच रहे हैं, तो बिना सोचे जाइए, बेधड़क जाइए। गोदभरी होने में देर नहीं लगती। और जैसा कि मैंने कहा कि तीसरी दफ़ा मैं कंसीव हुआ था, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 या 2 बार में कंसीव नहीं हुआ तो वहाँ से आप निराश होकर लौटिए। तो ये एम्ब्रो ट्रांसफ़र वाले दिन की जो प्रोसेस मेरे साथ हुई थी, वो मैंने जो प्रोसेस मेरे साथ हुआ था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अच्छा, जब डॉक्टर आपको दिखाते हैं सिस्टम पे देखने के बाद, वहाँ पे 5 से 10 मिनट तक मुझे लिटाकर रखा गया था और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप उठ जाइए। जब मैं उठने को हुई तो मुझे डॉक्टर ने रोक लिया, हाथ पकड़ लिया और उन्होंने कहा पेट केवल नहीं उठना है। आप कोहनी का करवट लीजिए, कोहनी का सहारा लीजिए और फिर आप उठने की कोशिश कीजिए। मैंने वैसा ही किया। ऑब्जर्वेशन रूम में ले जाके मुझे आधे घंटे के लिए 25-30 मिनट बोला था उन्होंने, आधे घंटे के लिए लिटा दिया। वहाँ पे लिटाने के बाद डॉक्टर ने डिस्चार्ज पेपर्स बनाए और मुझे फिर तुरंत घर के लिए फ्री कर दिया गया, ये कहकर बहुत हल्का खाना है, दलिया या खिचड़ी खाइए, सॉलिड आपको आज नहीं खाना है, आप कल से खा सकते हैं। एक चीज जो बीच में रह गई वो ये कि जैसे ही हम ओटी के टेबल से उठते हैं, यूरिन का प्रेशर इतना होता है कि हम तुरंत पूछते हैं अपने डॉक्टर को कि क्या हम यूरिन पास करने जा सकते हैं। और कई ऐसे पेशेंट मैंने वहां पर देखे जिनको डॉक्टर ने कहा कि हाँ आप बेझिझक जाइए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आप मत सोचिए कि इससे कुछ दिक्कत हो जाएगी, या एम्ब्रो लोग सोचते हैं कि अपनी जगह से हट जाएगा, हिल जाएगा या उसको कोई नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये डॉक्टर के कहने के बावजूद पेशेंट जो है वो काफी देर तक होल्ड करके रखते हैं। अगर उनको पेट में दर्द हो रहा है तो भी वो यूरिन को होल्ड करके रखते हैं और नहीं जाते, ये गलत है। आप जितना कंफर्टेबल होंगे एम्ब्रो का आपके अगर भाषा में अटैच होने में, उसको और ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आप अपने कंफर्ट का सोचिए, आप उस वक्त जाइए। बस आप ध्यान रखिए कि आपको बहुत तेज बैठना नहीं है, उठना नहीं है, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। आप आराम से यूरिन पास कर सकते हैं। मैं जब ओटी से बाहर आई थी, उसके बाद मुझे 20 से 25 मिनट लिटाया गया, तो वहाँ पर मैं 25-30 मिनट डॉक्टर ने कहा था, मैं 20 मिनट भी नहीं हुए होंगे और मैं गई थी। तो आप तुरंत भी जा सकते हैं। ये निकाल दीजिए ख्याल कि नहीं अभी और होल्ड करके रखना है, अभी-अभी तो एम्ब्रो ट्रांसफ़र हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे पेशेंट आपस में ऐसे बात करते हैं, लेकिन उनकी बात को नहीं सुनना है। आप अपना पेशेंस रखिए और अपने डॉक्टर की सुनिए। जो डॉक्टर एम्ब्रो ट्रांसफ़र के थ्रू आपके घर में किलकारी गुंजाने में मदद कर सकता है, वो कुछ पढ़ लिख कर वहाँ पर आए हैं, जो आपकी इतनी हेल्प कर रहे हैं। ऐसे ही धरती का दूसरा भगवान उन्हें नहीं कहा जाता, तो आप उनकी सुनिए। उसके बाद हम घर आराम से आए। हमें 15 दिन के बाद बीटा एसीजी का टेस्ट कराना था। इन 15 दिनों में कंप्लीट बेड रेस्ट डॉक्टर ने मुझे बोला था और 16वें दिन मेरा जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आया था। इसमें जो खास ख्याल रखना है वो खूब सारा पानी पीना है, बहुत सारा सैलेड खाना है इन 15 दिनों में आपको। जब आप अपने रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है।
कुछ अच्छा देखिए, कुछ मजाकिया देखिए जिसमें आपको आनंद आता है। नेगेटिव चीजों को सोचना छोड़ दीजिए, नेगेटिव चीजों को देखना छोड़ दीजिए, किसी भी तरह की बहस में मत पड़िए। उस वक्त उन 15 दिनों को ऐसे आप जीने की कोशिश कीजिए कि बस खुशियां ही खुशियां चारों तरफ हैं। आप अच्छी अच्छी मूवीज देख सकते हैं, जितना खुश रह सकते हैं उतना खुश रहने की कोशिश कीजिए। और बेड रेस्ट का ये भी मतलब नहीं है कि आपको बेड पे केवल पड़े रहना है, नहीं, कोहनी के सहारे से उठिए और दिन में कम से कम सुबह और शाम 15-20 मिनट कोशिश कीजिए। लगातार नहीं भी कर सके अगर तो 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, अगर 2 बार भी आप कर सके, 1 बार भी करें तो बेबी स्टेप लीजिए, धीरे धीरे चलने की कोशिश कीजिए। ये ज़रूरी है ताकि ब्लड सर्कुलेशन बना रहे। खूब सारा सैलेड खाइए, न्यूट्रिशंस का आप ध्यान रखिए। ड्राई फ्रूट को लेकर अलग अलग जो मत है, वो आपने भी सुनी होंगी या आप सोचते होंगे, पढ़ते होंगे इस बारे में। ड्राई फ्रूट्स जो मैंने खाई थी वो तीसरे महीने के मतलब तीसरा महीना जब शुरू हुआ था उसके कुछ दिनों के बाद से ही। पहले कहते हैं कि इसकी तासीर गर्म होती है तो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर हालांकि नहीं मना करते, लेकिन मैंने नॉन वेज भी अवॉइड किया था। और जितने पैकेज्ड फूड हैं उन्हें छोड़ दीजिए, जंक फूड को एकदम टाटा बाय बाय कह दीजिए, उनकी तरफ देखना भी नहीं है, खाना तो दूर की बात है। जो पैकेज्ड जूस हैं उनको भी छोड़ दीजिए। बेहतर है कि आप फ्रेश फ्रूट्स खाएं, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं उन्हें खाइए। आपको आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, बजाय इसके कि आप बाहर से जूस लेकर आ रहे हैं पैकेट वाला और वो पी रहे हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स को अगर बाय बाय कह सकते हैं तो बाय बाय कीजिए, लेकिन दूध पीना मत बंद कीजिए। आप गाय का दूध अगर लेकर आ सकते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है, मुझे फ़ायदा मिला है तो ये मैं बताती हूँ। डेयरी प्रोडक्ट्स डॉक्टर ने मना किया था, लेकिन दूध पीना है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो मैंने की। एक और चीज़ मैंने की थी, रोज़ सुबह मैं जब भी मुझे थोड़ा अच्छा लगता था, मैं गीता पढ़ने बैठ जाती थी। मैंने गीता के सारे अध्याय पढ़े हैं, कभी 1 कभी 2, ये पाठ मैं ज़रूर करती थी। तो ये आपके मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से खुद को खुश रखना चाहते हैं। सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना बंद कर दीजिए, एक ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आपको जो मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब किया जाता है उसमें सस्टेन के इंजेक्शंस होते हैं। मुझे 2-2 इंजेक्शंस लगते थे, एक ब्लड थिनर का था, एक सस्टेन का था। और उस वक़्त मैं दिल्ली में थी जहाँ पर बिल्डर फ्लोर था और मैं 4th फ्लोर पे रहती थी, तो मैं रोज़ उतर के सीढ़ियाँ नहीं जा सकती थी। आपको भी नहीं जाना है इस तरह से इंजेक्शन लगवाने, सीढ़ियों से बिल्कुल बचना है। जो कूदा-फांदी वाली चीज़ें हैं वो बिल्कुल नहीं करनी है। आपके डॉक्टर आपको और बेहतर समझा पाएँगे। जो मैंने किया था और जो मुझे समझाया गया था वो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। तो मैंने घर पे ही नर्स लगवा लिया था, सिस्टर आती थी और वो दोनों इंजेक्शन मुझे लगा के जाती थी। एक चीज़ आपको ये करना है कि जो आपको डिस्चार्ज पेपर में मेडिसिन्स लिख कर दी गई हैं उसके लिए आप अलार्म सेट कर लीजिए। अलार्म बजेगा तो आप 5 मिनट भी आगे पीछे दवाइयाँ आपकी नहीं होंगी, आप टाइम से दवाइयाँ ले सकेंगे। ये बेहद ज़रूरी है। और कभी 4-5 मिनट ऊपर नीचे हो गया तो घबरा मत जाइएगा। उतना चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट मत कीजिए, क्योंकि इन दवाइयों का भी टाइम पर हमारे शरीर में पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेडिकेशन ही आईवीएफ, और इसमें हम जितना अपना एफर्ट्स डाल सके हमें डालना चाहिए। तो ये था एम्ब्रो ट्रांसफ़र वाले दिन का पूरा प्रोसेस जो हमारे साथ हुआ, जो मेरे साथ हुआ, और जिसके बाद मुझे एक पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिला। आराध्या यानी कि मेरी रूही मेरे गोद में आई। ये मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर कुछ भी रह गया हो, अभी भी कोई सवाल आपके ज़हन में हो, तो आप ज़रूर मेरे से पूछ सकते हैं। अपने सवाल हमारे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिए। मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूँगी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे के वीडियोज़ भी आप तक पहुँचे। मेरे बहुत सारे पुराने वीडियोज़ भी हैं जिसमें पोएम्स हैं, गार्डनिंग वगैरह को लेकर भी काफ़ी कुछ है। तो आप ज़रूर देखिएगा उन्हें जाकर, समय मिले तो पीछे जाकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।